हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीडीएस का जो एग्ज़ाम 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया था, उसमें पूछे गए प्रश्नों को आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो जो जो एग्ज़ाम दे के आ गए हैं वो सभी अपना आंसर मैच करें कि क्या क्या आपने सही करके आया है और क्या क्या गलत करके आया है। और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो आने वाले एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे सब भी देखें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा यूपीएससी के द्वारा मतलब क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे सीडीएस के एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न है, इन प्लांट सेल्स आरएनए इज़ प्रजेंट इन, मतलब प्लांट सेल में आरएनए कहाँ प्रजेंट होता है, दैट मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर प्रजेंट होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया था, फर्स्ट में साइटोप्लाज्म ओनली, बी न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ओनली, सी न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और डी में दिया गया था न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स प्लांट सेल में आरएनए न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और राइबोसोम, इन सभी में आरएनए प्रेजेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, इन सभी में आरएनए पाया जाता है। और आरएनए का मतलब इम्पोर्टेंट ये क्या है, इसका काम क्या है? ये जीन एक्सपेंशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और रेगुलेट करता है ऑफ जीन एक्सपेंशन, ये सभी इसका काम होता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीन होता है वो ट्रांसफ़र करना, ये मेन काम इस सबका होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, इन ग्रासेस इंटरक्लैरी मेरिस्टेम इज़ यूजुअली लोकेटेड एट, मतलब ग्रास में जो इंटरक्लैरी मेरिस्टेम ये होता है ये कहाँ पर पाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में रूट टिप्स, सेकंड में लेटरल साइड ऑफ स्टेम, और सी में बेस ऑफ लीव्स, और डी में शॉर्ट टिप्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स बेस ऑफ लीव्स में इंटरक्लैरी मेरिस्टेम पाया जाता है ग्रास में। इसका काम क्या होता है? मतलब ग्रास को ग्रोथ करना या फिर इलोंगेशन करना ग्रास को, ये इसका मेन काम होता है इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू का। और ये ग्रासेस में बेस ऑफ लीव्स में पाया जाता है, मतलब जो पत्ते होते हैं उसके बेस में पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, जाइलम इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब जो पानी होता है पौधों में उसको ऊपर पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। अब इसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, मतलब इनमें से कौन से जाइलम टिश्यू है जो लिविंग सेल से बने हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में ट्रैकिड, बी में वेसल्स, सी में जाइलम पैरेन्काइमा और डी में जाइलम फाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स जाइलम पैरेन्काइमा में ये लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जाइलम टिश्यू में, ये जाइलम टिश्यू का मतलब ये पार्ट है। तो ये याद रखें कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल्स है जाइलम में। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसका जो ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ पूरे डिटेल में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। सीडीएस का जितना भी प्रश्न पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है जाइलम पैरेन्काइमा का, मतलब ये जो लिविंग सेल होता है दैट इन्वॉल्व्स इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन, मतलब जो जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि हो गया स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये सभी काम के लिए ये मतलब ये सभी कार्य करता है ये जाइलम पैरेन्काइमा, और इसीलिए ये लिविंग सेल्स होता है। तो ये है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 11 ओम,
22 ओम एंड 33 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये किस में कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलल कनेक्टेड है। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए 66 ओम, बी 22 ओम, सी 12 ओम और डी 6 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स 6 ओम इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो निकलेगा। अब इसका निकलने का फॉर्मूला क्या है? ये आपको इस तरह इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट, दैट मीन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल सीरीज में जोड़ा हुआ हो तो वो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 जितने भी मतलब रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उन सभी को जोड़ देना है। और जो इसका आंसर आएगा, जो आर पैरेलल का जो वैल्यू आएगा वही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें अगर आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 6 ओम निकलने वाला है। ये क्यों नहीं है, ये ओम है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई के नज़रिए से अगर देखा जाए तो रेड लाइव वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में 160 वोल्ट, सेकंड में 220 वोल्ट, थर्ड में 300 वोल्ट और फोर्थ में दिया गया 410 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 220 वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो रेड लाइव वायर होता है और जो ब्लैक न्यूट्रल वायर होता है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द हाइड्रोजन बम एंड द यूरेनियम बम आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन। मतलब जो हाइड्रोजन बम होता है और जो यूरेनियम बम होता है ये सभी किस पे बेस्ड है, मतलब किस थ्योरी पे बेस्ड ये बनाए जाते हैं इन सभी बम्बों को। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन, बी में फिजन एंड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न और सी में दिया गया है जियोथर्मल फिजन एंड फ्यूज़न और डी में है जियोथर्मल फ्यूज़न एंड फिजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है, मतलब हाइड्रोजन बम जो है ये न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्योरी पे बेस्ड है और जो यूरेनियम बम जो बनाया जाता है वो फिजन थ्योरी पे बेस्ड है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। साउंड एंड लाइट वेव्स आर, जो साउंड वेव होता है और जो लाइट वेव होता है वो सभी कौन कौन से वेव होते हैं ये पूछा गया है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में रिस्पेक्टिवली लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स इन एयर, बी में रिस्पेक्टिवली ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल इन एयर और सी में दिया गया बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड इन एयर और डी में है बोथ ट्रांसफर्स इन एयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स जो साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल इन एयर होता है और जो लाइट वेव जो होता है वो ट्रांसफर्स इन एयर, मतलब जो ट्रेवल्स, ये सब वेव जो ट्रेवल करते हैं ये सभी इस तरह के ट्रेवल करते हैं। मतलब साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करता है और जो लाइट वेव होता है वो ट्रांसवर्स इन एयर में ट्रेवल करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। ये आपको लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो डिफरेंस ये दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लें। इसमें ये देख सकते हैं कि लाइट वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं और जो साउंड वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। अब इसमें जो ट्रांसवर्स वेव होता है इसका मूवमेंट जो होता है, पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जो वेव का डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर ये ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है इसका जो मूवमेंट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेंगे। और ये जो होते हैं ट्रांसवर्स वेव, इसमें कंसिस्ट क्या होता है? ट्रफ एंड क्रेस्ट। मतलब इसमें जो होता है ये मान लीजिए ये एक वेव ट्रेवल होता है और इसमें जो इस तरह ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसको ट्रफ बोला जाता है और नीचे वाला को क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है। ये इसका ये है फंक्शन, इसको एक बार फिर से आप पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक बंदी जीवन, मतलब इनमें से कौन से ऑथर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखा गया है जिसका नाम है बंदी जीवन। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में
रास बिहारी बोस, बी में वीर सावरकर, सी में अरुणा आसफ अली और डी में दिया गया है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा ये बंदी जीवन ये लिखा गया है ये इस बुक को। अब इसमें जो है ये जो सचिंद्र नाथ सान्याल कौन थे? ये इंडियन रिवोल्यूशनरी थे और इनके द्वारा मतलब ये जो वन ऑफ द फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। ये मतलब जिस टाइम इसको फाउंड किया गया था उस टाइम इसके मेंबर भी थे ये सचिंद्र नाथ सान्याल। अब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको कब फाउंड किया गया था? इसको 1928 में बनाया गया था और इसका मेन मोटो क्या था? ओवरथ्रो द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशों को हटाना अपने देश से। और इसको फाउंड किसके किसके द्वारा किया गया था? इसके मेंबर थे भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर, इन सभी के द्वारा ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को फाउंड किया गया था। तो ये है इसका एक एक्सप्लेनेशन, इसको एक दो बार पढ़ लें ताकि आपको याद भी हो जाए। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच, मतलब इनमें से कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था ये सोशल जस्टिस बेंच को बनाने के लिए? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में जस्टिस HL दत्ता, बी जस्टिस KG बालकृष्णन और सी जस्टिस RM लोधा और डी में दिया गया जस्टिस YK सभारवाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स जस्टिस HL दत्ता के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि सोशल जस्टिस बेंच को ये बनाया जाएगा। इसमें दिया गया है कि दिसंबर 2014 में ये जब चीफ जस्टिस थे इंडिया के HL दत्ता जी, उस टाइम इनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि एक सोशल जस्टिस बेंच को बनाना है। अब इस बेंच में जो और अदर जस्टिस कौन कौन थे ये थे मदन B लोकुर एंड जस्टिस UU ललित, ये दोनों भी इसमें शामिल थे। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ ए रिट ऑफ सर्जरी इन इंडिया, मतलब इनमें से कौन से कंडीशन जो हैं, ये दोनों कंडीशन दिए गए हैं जो कि मतलब नेसेसरी हैं सर्जरी रिट को इशू करने के लिए इंडिया में। इसमें ऑप्शन दिए, ये कंडीशन जो हैं इसको पढ़ लेते हैं। देयर शुड बी ए ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड लिविंग हैविंग ए ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। और सेकेंड ऑप्शन ये स्टेटमेंट दिया गया है सच ट्राइब्यूनल और ऑफिसर हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिस्डिक्शन, मतलब वो जितने भी ट्राइब्यूनल और ऑफिसर हैं वो कैसे करते हैं? विदाउट जुरिस्डिक्शन वे सभी अपना काम करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर को चूज करने के लिए बोला गया, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ 1 and 2 और डी में दिया गया है नाइदर 1 nor 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब जो सरसरी रिट को हमारे इंडिया में इशू किया जाता है तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद किया जाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको देख लें एक बार। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज या आर अडोप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान, मतलब इनमें से दो स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो अडॉप्ट किया गया था पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इसमें फर्स्ट में दिया गया है इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी और सेकंड में है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ICT फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 और डी नाइदर 1 nor 2। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 जो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब जब पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो ये इन दोनों को भी ये दोनों मतलब स्ट्रेटेजी है पोषण अभियान के। इसमें क्या मेन टारगेट इसमें क्या रखा गया था कि रिड्यूस करना है स्टंटिंग बाय 2% एंड अंडर न्यूट्रिशन बाय 2%
एंड लो बर्थ वेट को जो है ये 3% पर एनम मतलब प्रत्येक साल ये रिड्यूस करना है। ये पोषण अभियान का मेन मकसद ये था और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सभी इसका एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सब मिशन या फिर सब मिशंस ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, मतलब इनमें से कौन से मिशंस या सब मिशंस हैं जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के पार्ट हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट में है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, सेकंड में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और थर्ड में है लिवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में 1, 2, 3 और डी में 2 और 3 ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स 1 ओनली। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है ये युवाओं को स्किल मतलब प्रोवाइड करने के लिए, उनको कैसे एक रोज़गार के लिए स्किल बनाना है, ये इसका मेन मकसद था। इसका ये एक्सप्लेनेशन देख लें एक बार। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका मेन एम है एट प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग करवाना है, एंड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री, मतलब जितने भी कंट्री के यूथ हैं उन सभी को ट्रेनिंग करवाना और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये इसका मेन मकसद था। इसमें 3 सब मिशंस कौन कौन थे? ये हैं स्किल इंडिया इसके अंतर्गत आता है, और सेकंड में है स्किल लोन स्कीम भी इसके अंतर्गत आता है, और थर्ड में है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये इसके अंतर्गत आता है, जो NSDM है इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय द, मतलब ये जो है ये मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये किसके कौन से कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था? इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में है लकदावला कमेटी, सेकंड में है तेंदुलकर कमेटी, और सी में है दांदेकर कमेटी, और डी में है अलग कमेटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स तेंदुलकर कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इसका राइट आंसर है। ये आपको दिख रहा है इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया बाय द तेंदुलकर कमेटी, ये जो 25.7% जो है ये रूरल पॉपुलेशन का पॉवर्टी लेवल है, और 13.7% ये जो अर्बन पॉपुलेशन में ये पॉवर्टी मतलब गरीबी है यहाँ पर। तो ये इसका मतलब रिपोर्ट है जो कि प्रस्तुत किया गया था ये तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। और ये जो कमेटी है इट वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 2005, मतलब 2005 में इसको अपॉइंट किया गया था। और ये जो अपना रिपोर्ट जो है ये 2009 में ये सबमिट किया गया था इसके द्वारा, और ये बताया गया था कि 25.7% ये रूरल पॉपुलेशन में पॉवर्टी है, और 13.7% जो है ये अर्बन पॉपुलेशन में पॉवर्टी, ऐसा देखा गया है। ऐसा मतलब इस रिपोर्ट का कहना था। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो मतलब जो एरिया जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स, मतलब ये क्या देता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में इट्स एवरेज वेलोसिटी, बी में इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, सी में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, और डी में दिया गया है इट्स एवरेज स्पीड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट ये देता है, जो एक पार्टिकल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो वो क्या देगा? नेट डिस्प्लेसमेंट देगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन जो 11th-12th में पढ़े होंगे अच्छे से फिजिक्स, उनको ये काफ़ी इजी लगा होगा, और बाकी को तो पता भी नहीं चला होगा कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज फॉर 10 आवर्स, मतलब एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको यूज किया जाता है 10 घंटा ए डे, एक दिन में। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 3 डेज, मतलब 3 दिन में बल्ब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा,
ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। अब इसमें दिया क्या गया है कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट कहने का मतलब 1000 वाट। अब इसके अनुसार आप इसको कैलकुलेट कर लें कि एक दिन में कितना 10 घंटा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 30 घंटा। 30 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3000 यूनिट आ जाएगा, और 3000 किलोवाट घंटा आ जाएगा, और 3000 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 3.00 यूनिट कंज्यूम किया जाएगा इस बल्ब के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ ए मोबाइल फ़ोन। मतलब जो माइक्रोफोन होता है और एक स्पीकर होता है जो मोबाइल में, उसमें क्या क्या उसका मेन फंक्शन होता है ये पूछा जा रहा है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल्स, और सेकंड में है द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और थर्ड में है द स्पीकर कन्वर्ट्स ए मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड, और फोर्थ में दिया गया है द स्पीकर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन दिया गया है ए में 1 and 3, बी 1 and 4, सी 2 and 3, और डी में दिया गया है 2 and 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स 2 and 4 जो स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट है। अब देख लेते हैं कि 2 and 4 में क्या है। कि द माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर 2 में द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो मतलब माइक्रोफोन होता है, जो माइक होता है, वो क्या कन्वर्ट करता है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं उस साउंड को वो ऑब्जर्व करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये माइक्रोफोन का मेन काम होता है। अब स्पीकर का क्या मेन काम होता है? तो द स्पीकर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड, मतलब जो स्पीकर हमें जिससे आवाज़ सुनाई देती है वो ये करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों का मेन काम होता है जो माइक्रोफोन और स्पीकर होते हैं इन दोनों का। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 2 and 4 राइट आंसर इसका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120/80 mmHg। दिज नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट, मतलब इन दो नंबर जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड प्रेशर में, वो पूछा जा रहा है। हालांकि इस प्रश्न को घुमाया गया है थोड़ा सा कि ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया। जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो मेजरमेंट होता है वो ये मेजर करता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक के जगह दूसरे वर्ड को यूज किया गया है। तो ये आप जान लेते हैं कि ये कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसमें दिया गया है ए में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली, बी में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली, और सी में दिया गया है आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑरिकुलर रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली, और डी में है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जो ये जो 120/80 mmHg जो शो करता है, ये दोनों शो करता है। ये जो है 120 जो शो करता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और 80 जो mmHg जो है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ये जो ब्लड प्रेशर के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें जान लेते हैं कि द फर्स्ट नंबर 120 mmHg जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर। देखिए ये अगर डायरेक्ट पूछा जाता सिस्टोलिक प्रेशर को कौन रिप्रेजेंट करता है तो बहुत इजी था। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों यूज किए जाते हैं इस नंबर में, मतलब 120/80 mmHg में। जो 120 होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और जो 80 mmHg होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों। तो क्वेश्चन को थोड़ा मतलब ऐसा वर्ड यूज किया गया है ताकि स्टूडेंट समझे ना और क्वेश्चन गलत करें। हालांकि इसमें तो एलिमिनेशन, स्टूडेंट को एलिमिनेट भी तो करना है, सबको थोड़ी ना बहाली कर देना है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा अक्सर सेट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड लगे। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये पूछा गया है। अब इसमें जानते हैं कि कैसा कैसा स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है बाइल कंटेंट्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। जो बाइल जो होता है वो एंजाइम कंटेंट करता है
लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। सेकंड में दिया है बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब बाइल क्या फैसिलिटेट करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और सी में दिया गया बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक। और डी में है बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड अल्कालाइन एंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो चूज करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, इसका गलत स्टेटमेंट है। दैट मीन्स बाइल जो है न्यूट्रलाइज द पीएच एक्शन ये नहीं करता है, इसका मेन फंक्शन ये नहीं है। अब देख लेते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है बाइल जूस का। ये है एड्स द डाइजेशन ऑफ फैट विया फैट इमल्सिफिकेशन। सेकंड में है अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और थर्ड में है एक्सक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन एंड एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। ये फोर्थ में है प्रोवाइड्स एन अल्कालाइन फ्लूइड इन द ड्यूडेनम टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ द कैम दैट कम्स फ्रॉम द स्टोमक। ये सभी इसका मेन फंक्शन है बाइल जूस का। तो वो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया था वो गलत दिया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग, मतलब इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के। इसमें फर्स्ट दिया गया है इम्पोजिंग पॉलिसी ऑन द स्टेट एंड यूटी, इम्पोज करना पॉलिसी को ज़बरदस्ती स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को। हालांकि ये तो गलत है, ज़बरदस्ती किसी को इम्पोज नहीं किया जा सकता है जो भी पॉलिसीज हो। सेकंड में एलोकेशन ऑफ फंड एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, ये भी गलत है, नीति आयोग कोई फंड एलोकेट नहीं करता है। और थर्ड में क्या दिया गया है, डिज़ाइन स्टडीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क, ये इसका राइट आंसर है। मतलब ये डिज़ाइन तैयार करता है। बॉटम टू टॉप अप्रोच, मतलब ग्राउंड लेवल में पहले ये डिज़ाइन देखता है कि किसको क्या कितना मतलब ज़रूरत है, उसके अनुसार से ये स्ट्रेटेजी बनाता है, पॉलिसी बनाता है, उसके बाद उसको लागू करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये आप देख सकते हैं मेन फंक्शंस ऑफ नीति आयोग के क्या है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, शेयर्ड नेशनल एजेंडा, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना कि जहाँ जिसका जैसा ज़रूरत हो उसके अनुसार प्लान तैयार करना। नेक्स्ट है विजन फॉर एंड सिनेरियो प्लानिंग। फिफ्थ है नेटवर्क एंड एक्सपर्टीज हार्मोनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये सभी नीति आयोग का मेन फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है उन सभी को कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम इन्वेस्ट करना, और जो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो डेफिसिट मतलब कम होना, ये इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में क्राउडिंग आउट, बी में क्राउडिंग इन, सी में पंप प्राइमिंग और डी में डंपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स क्राउडिंग आउट इसका राइट आंसर है। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो डेफिसिट स्पेंडिंग इन गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है क्राउडिंग आउट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जो द क्राउडिंग आउट रिफर्स टू ए सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है जहाँ पर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो खर्च हो वो बढ़ जाता है, फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी, लीड्स टू रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। और इसके कारण क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। मतलब क्राउडिंग आउट, जो क्राउडिंग आउट कहने का मतलब ये क्या वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जितने भी भीड़ हैं उसको ख़त्म करना, आउट कर देना और केवल गवर्नमेंट बचना। तो ये है इसका आंसर। अब इसमें ऑप्शन बी दिया गया है, क्राउडिंग इन का मतलब जस्ट उल्टा, जो क्राउडिंग आउट होता है उसका जस्ट अपोजिट क्राउडिंग इन, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना और गवर्नमेंट का कम हो जाना। और सी में दिया गया है पंप प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब गवर्नमेंट के खर्च को यूज करना किस लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए और ग्रोथ ड्यूरिंग ए रिसेशन और पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी लो हो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है डंपिंग का मतलब क्या होता है। डंपिंग का मतलब सीधा मतलब ये आप समझ सकते हैं कि चाइना जिस तरह अपने सामानों को इंडिया में लाके सस्ते प्राइज़ों में बेच देता है, हम लोग का जो यहाँ का जो लोकल गुड्स है मतलब सामान है उन सभी के प्राइस के
कंपेयर्ड में बहुत सस्ता दामों में बेचना, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सामान खरीदते हैं और जो हमारा लोकल जो मार्केट का जो सामान है वो धरा का धरा रह जाता है। यही इसका मेन डिफिनेशन है। अब इसको इंग्लिश में भाषा में देख लेते हैं। डंपिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन ए फॉरेन मार्केट एट प्राइजेस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइजेस, ये इसका डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड देयर बाय लीड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मतलब इनमें से कौन सा इंटरेस्ट रेट एम्बिगुअसली जो होता है, मतलब जिसके कारण जो करेंसी का जो एप्रिसिएशन मतलब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सी में दिया गया है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और डी में है कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर किया जाए तो उसमें क्या हो जाए, करेंसी का जो वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ें ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, नेम द बैटल इन विच त्रावणकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741, मतलब उस बैटल का नाम क्या था जिसमें त्रावणकोर का जो किंग था वो डचों को हरा दिया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, सेकेंड में द बैटल ऑफ कोलेकल, और सी में दिया गया द बैटल ऑफ पोलिलोर, और डी में दिया गया है द बैटल ऑफ नासिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स द बैटल ऑफ कोलेकल जो है, इसमें क्या हुआ था कि त्रावणकोर के जो राजा थे वो डचों को हरा दिया था, और ये जो बैटल जो है ये 1741 ईस्वी में लड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वाज कंक्लूडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ था वो किस ट्रीटी के तहत मतलब उसको अंत किया गया था, मतलब ख़त्म किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में द ट्रीटी ऑफ सूरत, बी में द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और सी में द कन्वेंशन ऑफ वाडगाउन, और डी में दिया गया द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स द ट्रीटी ऑफ सालबाई के थ्रू जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ था वो ख़त्म किया गया था। अब इसमें जो है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार लास्टेड फ्रॉम 1775 टू 1782 विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको ट्रीटी ऑफ सालाबाई बोला जाता है, और ये 1782 में ये साइन की गई थी, और इसी के बाद ये जो वार है वो ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1940, मतलब इनमें से किनके द्वारा सेवा समिति को फाउंड किया गया था इलाहाबाद में, और 1914 में फाउंड किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट में श्री राम वाजपेयी, बी में हृदय नाथ कुंजरू, और सी में दिया गया SG वाजे, और डी में है श्रीनिवास शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स हृदय नाथ कुंजरू जी के द्वारा जो सेवा समिति को फाउंड किया गया था, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और ये क्या थे, एक मेंबर थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, और इन्हीं के द्वारा ये जो फाउंड किया गया था जिसका नाम है सेवा समिति, और ये कब फाउंड किया गया था, 1914 में इनके द्वारा बनाया गया था इस समिति को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर रिफर्ड टू एज द थेरीज इन एंशियंट इंडिया, मतलब इनमें से किनको थेरीज कहा जाता था, मतलब उसके लिए यूज किया जाता थेरीज वर्ड, और ये एंशियंट इंडिया में यूज किया जाता था। इसमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट में ए रिस्पेक्टेड वुमेन, बी में एल्डर नून्स इन बुद्धिज़्म, और सी में वुमेन डिनाइड द भिकुनिस स्टेटस, और डी में क्या दिया गया, वुमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघा। हालांकि इसमें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न है कि ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन डी। हालांकि इसमें जो मैं एक्सप्लेनेशन ये दिया हूँ ये तो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, तो ये
आप एक बार अपने से देख लें, या फिर अगर आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट मतलब आपके अनुसार, या तो फिर जो मतलब ये इसका राइट आंसर जो होगा, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा इसका राइट आंसर होगा। हालांकि मैं इस स्लाइड में मैं ये बनाया कि मतलब इसमें ये मेरे द्वारा ये मतलब ऐसा मतलब मेरे को प्राप्त हुआ है कि वुमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघा, उसी को थेरीज बोला जाता है एंशिएंट इंडिया में। ये आपको एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह करके दिया गया है, तो ये एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। हालांकि इसमें द टर्म थेरी मीन्स एल्डरली नून, ये भी यहाँ पर बोला गया है। इन पाली एंड इन संस्कृत वाज लेटर यूज टू रिफर द फीमेल बुद्धिस्ट एल्डर, इसका यूज किया जाता था। और इसमें क्या है कि जो लेडीज जो संघ में ज्वाइन करते थे उन सभी को ये मतलब बोला जाता था। तो ये एक बार देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द चेवरॉन्स इज़ द नेम ऑफ द क्रिकेट टीम, मतलब चेवरॉन्स एक क्रिकेट टीम का नाम है। ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब इनमें से किस कंट्री का ये क्रिकेट टीम का नाम है। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में द नीदरलैंड, सी में आयरलैंड और डी में जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट टीम है जिसका नाम क्या रखा गया है, द चेवरॉन्स, ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एथनिक कम्युनिटी इन आसाम, मतलब इनमें से कौन से कम्युनिटी जो एथनिक कम्युनिटी है और वो आसाम से बिलोंग करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया ए भील, बी गोंड, सी अहोम और डी आदि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स अहोम जो एथनिक कम्युनिटी है ये असम और अरुणाचल प्रदेश में, मतलब ये दोनों राज्यों में पाया जाता है, लेकिन मेजरली असम में ये पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन। द अहोम और ताई अहोम इज एन एथनिक ग्रुप फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। बाकी जो गोंड ये सभी एथनिक ग्रुप हैं कहाँ के, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी में गोंड जनजाति मतलब पाए जाते हैं। और भील जो हैं ये वेस्टर्न इंडिया के ये एथनिक ग्रुप है, और जो आदि कम्युनिटी है ये अरुणाचल प्रदेश में ये रहते हैं, रिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पार्लियामेंट्री फोर्स विथ अ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब इनमें से कौन से फोर्स हैं जिसका डुअल मतलब दोहरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें दिया गया ऑप्शन में ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बी असम राइफल्स, सी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और डी में दिया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स असम राइफल्स जो होता है इसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जान लेते हैं कि डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब इसमें जो होता है इंडियन आर्मी एंड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये दोनों के अंतर्गत ये असम राइफल्स आता है, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी, मतलब इनमें से कौन से दो रिवर हैं जो गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीचों बीच ये फ्लो करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में नर्मदा एंड गोदावरी, बी में महानदी एंड गोदावरी, सी कावेरी एंड पेरियार और डी में कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर जो है वो गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीचों बीच ये दोनों नदी फ्लो करते हैं, बहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स डेनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज़ नॉट करेक्टली मैच, मतलब इसमें से पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तब ये दिया गया ए में सगुना, इसका मतलब क्या होता है, बिलीफ इन गॉड्स विथ एट्रीब्यूट्स, ये सही है। और बी में क्या दिया गया है, निर्गुणा, निर्गुणा का मतलब क्या है, बिलीफ ऑफ गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, ये निर्गुणा का मतलब है। और सी में अलवर्स, बिलीव्ड इन डेवोशन ऑफ शक्ति, अलवर्स ये इसका गलत, इसका आंसर ये इसका राइट आंसर नहीं है। और डी में क्या है, नयनार्स बिलीव्ड इन डेवोशन ऑफ शिवा, ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन दिया गया है, इसी को आपको चूज करना था। ये इसको ध्यान रखें कि करेक्ट पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, मतलब
जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया जाता है, इसको फॉर्म करने के बाद ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों में चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। रिक्रूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर्स, जो मतलब इंडियन प्रिजनर्स थे उन सभी को ये रिक्रूट करते थे एज ए सोल्जर ऑफ वार इन जापानीज़ कैंप, जो जापान के कैंप थे उन सभी में ये रिक्रूट करते थे। सेकंड में दिया गया है इंट्रोड्यूस ए वुमेंस डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी, मतलब एक वुमेंस डिटैचमेंट को भी ये इंट्रोड्यूस किए थे जिनका नाम था झांसी, रानी ऑफ झांसी के नाम पर वो रखे थे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें दोनों में कौन सा करेक्ट है। इसमें दिया गया फर्स्ट में ए में 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 और डी नाइदर 1 nor 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 जो स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा, ये इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ताकि मैं अगर इसको लाइन बाय लाइन अगर पढ़ के समझाते रहूं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि जनरली लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि छोटा वीडियो बने और उसको छोटे थोड़े से ही मतलब लेंथ वाले वीडियो में सारा कुछ वो चाहते हैं। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो उसको ज़्यादा टाइम भी इसके लिए लगता है। तो एक बार देख लें अपने खुद से, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन विच 2 प्रोविंसेस वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब इनमें से कौन से जो 2 प्रोविंस थे उनमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मतलब सबसे ज़्यादा सीट नहीं जीता गया था। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में पंजाब एंड सिंध, बी असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और सी में पंजाब एंड असम, और डी में दिया गया असम एंड मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। दैट मीन्स पंजाब एंड सिंध में जो है इंडियन नेशनल के द्वारा मतलब लार्जेस्ट पार्टी ये बन के नहीं उभरा था इन दोनों जगहों में, जब 1937 का इलेक्शन करवाया गया था उस टाइम। अब ये देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड इन फरवरी 1937। इनमें से द इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज इन पावर इन द 7 ऑफ द प्रोविंसेस। ये और इन प्रोविंसेस का नाम क्या था? बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा। इन सभी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब अच्छा खासा सीट इनके द्वारा जीता गया था। और इसमें क्या था? इसमें बंगाल, पंजाब, सिंध और असम में मतलब उतना खास कोई जीत इसको हासिल नहीं हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पंजाब और ये सिंध में तो बिल्कुल इन दोनों जगहों में ये कांग्रेस ज़्यादा नहीं सीट ला पाया था, और बाकी जगहों में ये दिख रहा होगा ये सभी यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाना रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो कुशान रूलर्स थे वे सब क्या चीज़ यूज करते थे जो अपनी वो मतलब फैलाने के लिए अपना जो भी हो। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में देयर आइडेंटिफिकेशन विथ डाइटीज, बी में ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सी में इंस्क्रिप्शनल पेनग्रिक्स, और डी में दिया गया कॉइन्स एंड स्कल्पचर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स कॉइन्स एंड स्कल्पचर के थ्रू जो कुशान रूलर्स थे वो अपना मतलब कॉइन में छपवाते थे और स्कल्पचर में बनवाते थे और अपना मैसेज को वो स्प्रेड करते थे। कुशान रूलर के द्वारा ये स्प्रेड किया जाता था। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटीज आर इंक्लूडेड इन द नदर्न जोनल काउंसिल, मतलब इनमें से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जिसको नदर्न जोन काउंसिल में रखा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली, और सी में दिया गया। हालांकि इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड नेशनल कैपिटल टाउन ऑफ दिल्ली। ये सभी ये नदर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा नदर्न जोन काउंसिल में क्या क्या आते हैं। हिमाचल,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये सभी नॉर्दर्न जोन काउंसिल में आता है। और जो सेंट्रल जोन काउंसिल में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो ये है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सभी सेंट्रल जोन काउंसिल में आते हैं। तो ये दोनों को याद रखें, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जाए कि सेंट्रल जोन काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो ये आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन डिस्क्रेशनरी पावर्स अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेट अप ए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इन अ स्टेट विच हैज़ शेड्यूल्ड ट्राइब बट नॉट शेड्यूल्ड एरिया। इसमें से मतलब किसको ये डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, बी में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी में द इंटर स्टेट काउंसिल और डी में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट जो है वो सभी वो सेटअप कर सकते हैं द एडवाइजरी काउंसिल इन स्टेट, मतलब जिस स्टेट के जो गवर्नर हैं उसी स्टेट के वो ये सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट मीन्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, बी में द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और सी में द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और डी में दिया गया द डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये नहीं आता है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट मीन्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम, मतलब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो स्वयं प्रोग्राम के अंतर्गत मतलब वो पार्ट नहीं है। इसमें दिया गया ऑप्शन ए वीडियो लेक्चर्स, सी क्लासरूम लेक्चर्स, बी क्लासरूम लेक्चर्स, सी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स फॉर क्लियरिंग डाउट्स और डी स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड या फिर प्रिंटेड। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स क्लासरूम लेक्चर्स जो है ये स्वयं प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। बाकी ये जो वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन डिस्कशन, फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, ये सभी स्वयं प्रोग्राम का ये हिस्सा है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिजेंट टू ए यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन, इन विच कंट्री डिड दिस मिशन ऑपरेट, मतलब ये किस कंट्री के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए लिबेरिया, बी सूडान, सी बुरुंडी और डी में दिया गया है क्रोएशिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स सूडान के द्वारा ये मिशन को ऑपरेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं, इफ़ द रेड ब्लड सेल आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड, मतलब जो आरबीसी को अगर अलग किया जाए एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन, और इसको डाइल्यूट किया जाएगा नॉर्मल सलाइन में एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू ब्लड, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसी। तो आरबीसी में मतलब क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में द आरबीसी विल स्वेल, बी में द आरबीसी विल स्वेल एंड बरस्ट, सी में दिया गया द आरबीसी विल श्रिंक और डी में दिया गया नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ द आरबीसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ आरबीसी इसका राइट आंसर होगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लीफ वाज प्लक्ड फ्रॉम ए प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर, मतलब एक लीफ को तोड़ा जाता है सनी डेज में और उसको कहाँ रखा जाता है, 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में रखा जाता है। इट वाज सब्सिक्वेंटली इमर्स्ड इन बॉइलिंग अल्कोहल एंड ट्रीटेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन में डाला जाता है। व्हाट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर द टेस्ट, मतलब फाइनल कलर लीफ का क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में कलरलेस, बी में ग्रीन, सी में ब्लू और डी में वाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स ब्लू हो जाएगा उस
जो लीफ का जो कलर है इतना सारा प्रोसेस करने के बाद। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ए स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन द टाइग मसल्स आफ्टर ए रन, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब दौड़ने उड़ने खेल वगैरह करने के बाद जो मसल्स जो दर्द करने लगते हैं वो किसके कारण करने लगते हैं, मतलब किसके एक्यूमुलेशन के कारण करने लगते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में लैक्टिक एसिड, बी CO2, सी पायरुविक एसिड और डी एथेनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मसल्स पेन करने लगता है, थोड़ा बहुत मतलब दर्द महसूस होने लगता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ये दिया हुआ है, इसको एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन, मतलब इनमें से कौन सा इसेंशियल है थायराइड ग्लैंड के लिए थायरोक्सिन, जो कि थायरोक्सिन उसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में NaCl सोडियम क्लोराइड, बी KCl पोटेशियम क्लोराइड और सी कोलेस्ट्रॉल और डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड आयोडीन का यूज किया करता है थायरोक्सिन को बनाने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2022, मतलब इनमें से कौन थे जो रेसिपिएंट नहीं है नोबेल प्राइज़ के इन फिजिक्स में। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में एलन एस्पेक्ट, बी में जॉन F क्लाउजर और सी में दिया गया है क्लाउस हैसीमैन और डी में एंटोन जिलिंगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स क्लाउस हैसीमैन को ये नहीं दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में, और ये 2022 का ये डाटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीताज ब्राउट फ्रॉम नामीबिया वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, मतलब जो चीताज जो है जो नामीबिया से लाए गए थे वो किस नेशनल पार्क में रखे गए हैं। ये क्वेश्चन तो लगभग हर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को डाला जा रहा है, क्योंकि ये काम किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वो डिफरेंट काम करते रहते हैं और स्टूडेंट का जो एक बोझ है वो बढ़ाते रहते हैं कि अब मैंने ये काम किया, अब यहाँ से क्वेश्चन तो डालूंगा ही डालूंगा। हालांकि स्टूडेंट को ये भी पढ़ना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि उनको एग्ज़ाम में आसानी हो, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि मैंने पिछले भी जो जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस को एनालिसिस किया हूँ उनमें सभी में आपको ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कि चीता कहाँ से लाया गया, कितना लाया गया, क्यों लाया गया, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में काजीरंगा नेशनल पार्क, बी में केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सी में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और डी में कुनो नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हालांकि ये हलवा क्वेश्चन था जो CDS के द्वारा ये पूछा गया था, और जो लोग इसको गलत करके आए हैं उसके लिए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये जो कुनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सा जो है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट में रस्टिंग ऑफ आयरन, बी में ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल और सी में रेंसिडिटी और डी में कंबसन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल जो है वो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज, मतलब 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस का पावर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में 0.1 डायोप्टर, बी में 1 डायोप्टर, सी में 10 डायोप्टर और डी 100 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स 10 डायोप्टर। हालांकि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f इसका फॉर्मूला आता है, जो f जो होता है फोकल लेंथ को शो करता है। अब इसमें क्या करना है कि ये सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 मीटर ये हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.1 मीटर, वो 1/0.1 मीटर, तो ये 10 डायोप्टर बन जाएगा। और जो पावर जो होता है लेंस का वो डायोप्टर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इतना आप याद रखें। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको एक बार आप देख लें, पढ़ लें। मैंने जो बोला वही ये
यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इनमें से कौन से लीडर ने ये सजेस्ट दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसोल्व कर देना चाहिए एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय द लोक सेवक संघ, और इसको किस नाम से रिप्लेस कर देना चाहिए, लोक सेवक संघ के नाम से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये किसके द्वारा ये बोला गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में वल्लभ भाई पटेल, बी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और सी में एम के गांधी, और डी में क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स एम के गांधी जी के द्वारा ये बोला गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है इसको मतलब डिसॉल्व करके, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर क्या बहुत राजनीतिक किया जा रहा था, इसी को देखते हुए वे बोले थे कि इसको डिसॉल्व करके इसको लोक सेवक संघ, मतलब लोगों की सेवा के लिए ऐसा बनाया जाएगा ताकि ये जो पार्टी है ये लोगों की सेवा ज़्यादा कर सके एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना करते हुए। और ये एम के गांधी के द्वारा कहा गया था, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी यही होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मतलब इनमें से कौन से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट जो है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट में करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज, बी में दिया, सेकंड में दिया गया प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, और सी थर्ड में दिया गया है आर्गूमेंटिंग फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो अब इसमें राइट करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये दिया गया है, ए में 1 and 3 ओनली, बी में 2 and 3 ओनली, सी में 1 ओनली, और डी में 1, 2 and 3 ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स 1 and 3 ये करेक्ट आंसर है। हालांकि ये ऑप्शन नंबर 2 तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, किसी को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर उसको डिफेक्ट होगा तो वो तुरंत पहुंच जाएगा सरकार के यहाँ फिर हॉस्पिटल में कि मेरा कहा नहीं ये इम्यूनिटी जो फुल्ली डेवलप क्यों नहीं बना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ये गलत है, और बाकी जो दोनों 1 and 3 ये स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सही स्टेटमेंट हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, मतलब अगर टेक्नोलॉजी को चेंज किया जाए तो उसमें कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और सी में साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, और डी डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब ये बढ़ जाता है अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर चेंज किया जाए, क्योंकि अगर पहले से जो टेक्नोलॉजी बनी हुई है जो लोग उसको जानते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो अगर उसी को अगर चेंज किया जाए तो वो स्ट्रक्चर को ही मतलब चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर होगा उसके कारण। ये आपको दिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब इनमें से कौन सा इंडिकेटर को इंक्लूड किया गया है ये नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये जो तैयार किया जाता है। तो इसमें दिया गया ए में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बी लिटरेसी रेट, सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और डी में पर कैपिटा इनकम। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब बच्चा कितना स्कूल जाता है पूरे ईयर में, ये भी इंक्लूड किया गया है ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। द सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड, मतलब अगर किसी भी चीज़ का अगर प्राइस लेवल अगर कम हो रहा है, उसके जो जनरल प्राइस है उससे कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में डिफ्लेशन, बी में स्टैगफ्लेशन, और सी में डिवेल्यूएशन, और डी में क्या होता है रिसेशन, मतलब डी में रिसेशन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स डिफ्लेशन। अगर किसी भी चीज़ का मतलब जनरल प्राइस अगर उसका अगर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे।
अब नेक्स्ट जानते हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये इसको आप एक बार पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन, मतलब इनमें से कौन सा सिचुएशन जो क्रिएट होगा जिसके कारण इन्फ्लेशन होगा। इसमें दिया गया है ए में रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेगिंग सप्लाई, और बी में दिया गया है स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सी में रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, और डी में हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दैट मीन्स रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेगिंग सप्लाई, ये इसका इन्फ्लेशन का राइट आंसर है। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इन्फ्लेशन रिफर्स टू ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, अगर किसी भी चीज़ का अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स मतलब पैसे का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। अगर आप कुछ मान लो पहले कोई सामान आपको 5 रुपये में मिलता है, वो आप अब 10 रुपये में बढ़ रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या, वो सामान का वैल्यू बढ़ रहा है और पैसे का जो वैल्यू है वो घट रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोला जाता है, ये इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो इसे देख लें एक बार। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने कोस्टल स्टेट से पास करता है और कितने लैंडलॉक्ड स्टेट से पास करता है, ये दोनों अलग अलग पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में 1 and 7, सेकेंड 2 and 6, और सी में 2 and 5, और डी में 1, 3 and 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दैट मीन्स टोटल 2 कोस्टल स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है हमारे इंडिया में, और टोटल 6 लैंडलॉक स्टेट हैं जो जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर से जाता है? ये पहले गुजरात को टच करता है, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। हालांकि ये स्टेट होता है, मैंने तो ये मेरा ये कहते थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो इसको आप ध्यान में रखें। तो ये जो 2 स्टेट कौन कौन से हैं? ये गुजरात एक है और दूसरा है वेस्ट बंगाल, जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं। और बाकी के स्टेट जो लैंडलॉक स्टेट है, मतलब चारों तरफ से वो लैंड से घिरे हुए हैं, वो कौन कौन से स्टेट हैं? ये एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, और 5वां है त्रिपुरा, और छठा है मिजोरम। तो ये टोटल 6 स्टेट हैं जो कि लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, और टोटल 2 स्टेट हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं। तो टोटल कितने? टोटल 8 स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से गुजरता है। तो ये सभी को याद रखें। हालांकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो सकता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पूछ दे या फिर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पूछ दे। इस बार इस तरह पूछ दिया है। ये घुमा घुमा के एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर किसी के माइंड में अगर ये मैप अगर बैठा हुआ है तो उसके लिए तो ये कभी नहीं गलत होगा, और बाकी लोगों के लिए तो गलत होगा ही। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब सेंसस जो जनगणना 2011 में किया गया था उसके अनुसार इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है। ए पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज़ नॉट लिटरेट, मतलब जो एक लोग आदमी है वो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, उसको लिटरेट नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेकेंड ये स्टेटमेंट क्या बोला है, ए पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव, मतलब कोई भी पर्सन हो जो जिसका उम्र 7 साल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, हु कैन बोथ रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब लिख भी सकता है और ये बोल भी सकता है, मतलब पढ़ भी सकता है, विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के साथ, इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट, और उसको क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन है लिटरेट का, जो कि सेंसस 2011 के अनुसार ये ऐसा डिफाइन किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिटरेट बता रहा है और ये लिटरेट बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स, मतलब जो एक रानी लड़की है वो अपने दोस्तों से कहती है दैट लास्ट ईयर सी डिड बोटिंग इन 4 different लेक्स, मतलब उनके द्वारा लास्ट ईयर 4 different लेक्स में बोटिंग किया गया था।
जिसका नाम दिया गया है लोकटक लेक, बारापानी लेक, कुलेरू लेक एंड पुलिकट लेक। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड सी विजिटेड, मतलब किन किन स्टेटों में उनके द्वारा विजिट किया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर कितना क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है सीडीएस के द्वारा। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। अब लगाओ, अब कैसे लगाओगे। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है मणिपुर, मेघालय, केरला, तमिलनाडु, और बी में दिया गया मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सी में दिया गया मिजोरम, असम, केरला, तमिलनाडु, डी में दिया गया मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दैट मीन्स इसमें क्या है, जो लोकटक लेक है ये मणिपुर में है, और बारापानी लेक जो है ये मेघालय में सिचुएटेड है, और जो कुलेरू लेक है ये आंध्र प्रदेश में है, और जो पुलिकट लेक है ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लेस बेस्ड है, तो इसको एक बार याद कर लें, देख लें, ये आंसर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स शेयर्स बाउंड्री विथ तेलंगाना, मतलब इन सभी में किसके द्वारा, मतलब तेलंगाना में मतलब तेलंगाना का जो बॉर्डर है टच किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, हालांकि मैं सबको नहीं पढ़ूंगा, मैं ये बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेट टच करते हैं तेलंगाना के। ये हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ टच करता है, आंध्र प्रदेश टच करता है, और कर्नाटका और महाराष्ट्र टच करता है तेलंगाना को। हालांकि इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा तेलंगाना स्टेट, और इसमें कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा महाराष्ट्र, ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। मतलब टोटल 4 स्टेट के द्वारा ये टच किया जाता है तेलंगाना को, मतलब ये चारों स्टेट इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग क्लूज अबाउट अ स्टेट इन इंडिया। अब इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट में, इट इज़ नॉन एज लैंड ऑफ द रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। सेकेंड में दिया गया है इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। और थर्ड में, इट कवर्स अबाउट 2.39% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो मतलब ये स्टेट को पूछा जा रहा है, ये कौन से स्टेट को दर्शा रहा है। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट में ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, और डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स असम को ये शो कर रहा है, असम का फिजियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफिकल फीचर्स को ये शो कर रहा है। मतलब असम में लैंड ऑफ रिवर्स इसको एंड ब्लू हिल्स इसको बोला जाता है, और इसमें कंटेंट क्या होता है, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर रिसाइड होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको देख लें एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन। मतलब इनमें से कौन से मेजर का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लेशन को मतलब हटाने के लिए। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में दिया गया ए में इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पुलिस ETC, और बी में दिया गया प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, और सी में दिया गया इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, और डी में दिया गया है रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, इन्फ्लेशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा स्टेप लिया जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेविंग्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट, इन सभी में जो इंटरेस्ट जो होता है उसको हाई कर दिया जाता है, और इसके थ्रू क्या होता है, इन्फ्लेशन अपने काबू में आ जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति, ए बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट जापान, बी इंडोनेशिया, सी भूटान, और डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। दैट मीन्स इंडोनेशिया और इंडिया के द्वारा जो ये एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति, ये कंडक्ट करवाया जाता है दोनों देशों के द्वारा। मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज ये है, तो ये याद रखें, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लें पॉज करके। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। मतलब 2023 का जो वाटर कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर किया जाएगा या फिर हो गया है, ये पूछा जा रहा है।
तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए वाशिंगटन डीसी, बी न्यूयॉर्क, सी सैन डियागो और डी में न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। दैट मीन्स न्यूयॉर्क में ये यूनाइटेड नेशन 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस ये होने वाला है, या फिर वो यहाँ वाला कि ये द यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज वाटर समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। और ये टेक प्लेस इन मार्च 2023, मतलब मार्च में ही ये हो चुका है ये कॉन्फ्रेंस। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो जो करंट अफेयर्स रेगुलरली देखते होंगे उनके लिए तो ये इसका आंसर हलवा लगा होगा, बाकी लोगों के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट ये बताया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, टॉम ऑफ सेंड रिटन बाय गीतांजलि श्री इज द फर्स्ट बुक ओरिजिनली रिटन इन एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मतलब ये एकमात्र इंडियन बुक है जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये जीता है, और जो जिसका नाम है टॉम ऑफ सेंड, और ये गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टॉम ऑफ सेंड इज द फर्स्ट नॉवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू बी गिवन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मतलब ये पहले हिंदी में था, उसको ट्रांसलेट किया गया है, उसके बाद इसको बुकर प्राइज ये दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए में 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 और डी नाइदर 1 nor 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो दोनों करेक्ट हैं। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको एक बार देख लें। जो इसका ट्रांसलेट जो हिंदी टू इंग्लिश जो कौन किया था, ये यूएस ट्रांसलेटर था जिसका नाम है डेसी और रॉकवेल के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया था, और इसको इन 2022 बुक बिकम द फर्स्ट नॉवेल ट्रांसलेटेड इन इंडिया टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मतलब 2022 में इसको बुकर प्राइज दिया गया। मतलब ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 2022 का ही है, मतलब पिछले साल का ये है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक क्लाउड टाइप, मतलब जो बादल जो है उसके टाइप को ये कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का क्लाउड होगा। फर्स्ट में दिया गया, दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहने का मतलब कि वार्म एयर और कोल्ड एयर मासेस जो होता है वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उस टाइम ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड में दिया गया, ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब ये एक मात्र क्लाउड है जिसमें क्या होता है, हेल का वर्षा, जो छोटे छोटे पत्थर मतलब बर्फ़ का वर्षा होता है, और थंडर मतलब गर्जन होता है, और लाइटनिंग वगैरह इसमें होता है। थर्ड में दिया गया, दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड टावर्स ऑफन अनविल टॉप्स। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया कि ये कौन से क्लाउड का टाइप है। इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड, बी में क्यूमुलोनिम्बस, सी साइरोक्यूमुलस और डी में निम्बो स्ट्रेटस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये इस क्लाउड में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, गर्जन होता है, लाइटनिंग होता है, ये वगैरह वगैरह इसमें होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनोज आर करेक्ट, मतलब वोल्केनो के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें दिया गया है फर्स्ट में, द स्ट्रेंथ ऑफ ए वोल्केनो इज़ मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स, मतलब वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स के थ्रू एक किसी भी वोल्केनो का स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है। और सेकंड में दिया गया, आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज़, मतलब जो आइसलैंड और फिलीपींस है ये दोनों वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ये बने हैं, ये जो आइलैंड नेशन है। और थर्ड में दिया गया है, वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, मतलब जो वोल्केनिक सॉइल्स होते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है और काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है। तो इसमें राइट मतलब करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है। तो इसमें दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है ए में 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली और डी में 1, 2 and 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट मीन्स 1 and 2 ओनली। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वोल्केनिक
सॉइल जो है वो एकदम रिच, डीप एंड फर्टाइल भूमि होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ये सही स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कनगनहाली आर्कियोलॉजिकल साइट। अब इसमें दिया गया फर्स्ट में, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर। द रिमेन्स ऑफ द कनगहाली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन 1st and 3rd century सी। और थर्ड में दिया गया, एम्पेरर अशोका's इमेज वर फाउंडेड एट द साइड। हालांकि ये तो गलत ऑप्शन है कि एम्पेरर अशोका का इमेज नहीं फाउंड किया गया था यहाँ पर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स 1 and 2 दोनों करेक्ट है, बाकी थर्ड ये इनकरेक्ट है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज पायोली एक्सप्रेस। इनमें से मतलब इनको बोला जाता है पायोली एक्सप्रेस। इसमें दिया गया है, ए में हिमा दास, बी दूती चंद, सी पीटी उषा और डी सिनी अब्राहम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स पीटी उषा को क्या बोला जाता है? पायोली एक्सप्रेस बोला जाता है पीटी उषा को। और इसमें ये जान लेते हैं, सी वॉज बोर्न इन June 27, 1964 इन द विलेज ऑफ पायोली इन केरला, इंडिया। इसी के लिए इसको बोला जाता है पायोली एक्सप्रेस बोला जाता है पीटी उषा को। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वासेनार एग्रीमेंट इज़ नॉट करेक्ट। मतलब सही नहीं है, ये इसको मार्क करके रखें। अब जानते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें दिया गया है फर्स्ट में, देर आर 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस इन द एग्रीमेंट। मतलब इसमें टोटल 42 पार्टिसिपेट नेशन थे। और बी में दिया गया है, इट इज़ फॉर्म्ड प्राइमरली एज एन न्यूक्लियर वेपन ओवरसीर। मतलब ये प्राइमरली ये बनाया गया था न्यूक्लियर वेपन्स को ओवरसीज करने के लिए। और सी में दिया गया है, इंडिया इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब इंडिया जो है ये चेयरमैन है अभी करेंटली इस एग्रीमेंट का। और डी में दिया गया, इंडिया जॉइन द एग्रीमेंट इन द ईयर 2017। तो इसका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इसका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ये है ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स इट इज़ फाउंड प्राइमरली एज ए न्यूक्लियर वेपन्स। ये ऐसा नहीं इसमें कहा गया है। बाकी के जो तीनों ये दिया गया है, इसमें टोटल 42 पार्टिसिपेंट नेशन है। इंडिया चेयरमैन अभी प्रेजेंट में है। और इंडिया कब ज्वाइन किया था? इसमें 2017 को ज्वाइन किया था। ये आपको एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्तिक मयप्पन हु सेक्योर्ड हैट्रिक इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 रिप्रेजेंट। मतलब ये किस को रिप्रेजेंट करता है, कौन से देश को? इसमें ऑप्शन दिया गया है, जिम्बाब्वे, बी में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी में श्रीलंका और डी नामीबिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तरफ से ये जिनका नाम है कार्तिक मयप्पन, ये खेलते हैं। और इन्हीं के द्वारा हैट्रिक लगाया गया था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में, जो कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स को के मतलब उधर से ये खेलते हैं। हालांकि ये इंडियन है, लेकिन ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तरह मतलब उधर से खेलता है। इसमें ये दिया गया, कार्तिक प्लेपन मयप्पन इज़ एन इंडियन बॉर्न क्रिकेटर। मतलब ये इंडिया में जन्मे थे। हु प्लेज फॉर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेशनल क्रिकेट टीम एज ए राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 3rd March 2021 डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। मतलब ये क्या डिसाइड किया गया था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा कि 2023 को किस ईयर के रूप में सेलिब्रेट करना है? इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी में ग्लास, सी में मिलेट्स और डी में कैमेलिड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स मिलेट्स ऑफ द ईयर ये 2023 को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर के रूप में। और ये यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा 3 मार्च 2021 को ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाएगा। ये आपको दिया गया है एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन द 19th सेंचुरी, मतलब इनमें से किनके द्वारा हिंदू धर्म सभा को फाउंड किया गया था 19वीं सेंचुरी में। इसमें दिया गया है फर्स्ट में राधाकांत देव, बी में राम मोहन रॉय, और सी में द्वारकानाथ टैगोर, और डी में केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स राधाकांत देव के द्वारा ये हिंदू धर्म सभा को ये फाउंड किया गया था, और ये 19th सेंचुरी में इनके द्वारा फाउंड किया गया था। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ही फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन कोलकाता में ये फाउंड किया गया था इन 1829 सॉरी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट द स्टडी ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, मतलब जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसको स्टडी करना, स्टडी के लिए प्रमोट करना, एंड टू रिवाइव द एंशियंट वैदिक रिलीजन, जो एंशियंट वैदिक रिलीजन था उसको रिवाइव करवाना, इसका मेन मोटो मतलब मेन मकसद इस हिंदू धर्म सभा का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स इज एट द बॉटम ऑफ द कंपोजिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 से लेकर 2020 एज पर नीति आयोग, मतलब नीति आयोग के अनुसार ये कौन से स्टेट्स हैं जो कि बॉटम में, मतलब बॉटम में ये हैं। इसमें दिया गया ए में असम झारखंड बिहार, बी में उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार, सी में उत्तर प्रदेश बिहार असम, और डी में उड़ीसा बिहार झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश बिहार असम को ये बॉटम में रखा गया है, जो कंपोजिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ये 2021-22 के लिए, और ये नीति आयोग के द्वारा ये तैयार किया गया था, ये इंडेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 एंड 2021। हाउएवर देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया इन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब इनमें से कौन सा मतलब फॉरेस्ट का डिक्रीज हुआ था 2011 से लेकर 2021 में, ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 70%, बी में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 40 से लेकर 70%, सी में ओपन फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 10 से लेकर 20%, और बी में बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है जिसका कैनोपी डेंसिटी जो होता है मोर देन 70%, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है वर्ष 2011 से लेकर अगर 2021 में अगर देखा जाए तो ऐसा इसका कहना है। कैनोपी डेंसिटी कहने का मतलब जो उसका पेड़ का जो घनत्व होता है, मतलब उसके जितने डाल पत्ते ये सभी, जो इसको कैनोपी डेंसिटी बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। फर्स्ट दिया गया है विशाखापट्टनम पोर्ट इज ए लैंडलॉक्ड हार्बर, जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो लैंडलॉक्ड पोर्ट है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है दीनदयाल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट, जो दीनदयाल पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है। तो इसमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में दिया गया है 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ 1 and 2, और डी में नाइदर 1 nor 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स ओनली 2। दैट मीन्स दीनदयाल पोर्ट जो है ये एक टाइडल पोर्ट है और ये गुजरात में सिचुएटेड है, और जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये लैंडलॉक हार्बर नहीं है, ये किनारे में सिचुएटेड है, समुद्र के किनारे। ये आपको दिख रहा होगा दीनदयाल पोर्ट प्रीवियसली नॉन एज कांडला पोर्ट, इसी को कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, और जो कि एक टाइडल पोर्ट है और ये गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है गुजरात में। और जो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ऑन द अदर हैंड इज ए नेचुरल डीप वाटर पोर्ट, मतलब ये डीप वाटर पोर्ट है और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है और ये लैंडलॉक हार्बर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब इनमें से कौन से इंडियन स्टेट के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन करने का मतलब समुद्री तट। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स गुजरात के पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा गुजरात,
इसका जो कोस्ट लाइन है, ये जितना भी मुड़ा 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 इस तरह दिख रहा है, ये मतलब लंबाई इससे बढ़ाता है। जो ये स्ट्रेट दिख रहा है तो छोटा सा होगा, इसमें जो मुड़ा मुड़ा जो है ये सबसे ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन है गुजरात का। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये जान लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ माजे विद्यापीठ, मतलब इनमें से कौन ऑथर है माजे विद्यापीठ का द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे, मतलब ये एक फेमस पोएम है जो बॉम्बे के जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनको मतलब प्रदर्शित करता है। तो इसके पोएट ऑथर का नाम पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया ए नारायण सर्वे, बी अमोल पालेकर, सी बालचंद्र नेमादे और डी में दिया गया नरेंद्र जाधव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स नारायण सर्वे जी के द्वारा ये माजे विद्यापीठ ये लिखा गया था। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन, मतलब इनमें से कौन से वायसराय के द्वारा उसका जो ऑफिस मतलब काउंसिल को शिफ्ट किया गया था शिमला में समर सीजन में। मतलब शिमला में एक्चुअली समर में ठंड अच्छी रहती है, वहाँ की मौसम अच्छी रहती है, मतलब गर्मी के टाइम वहाँ पर ठंडक फील होता है, इसीलिए वो कौन से वायसराय के द्वारा वो काउंसिल को ही शिफ्ट कर लिया गया था शिमला में। इसमें दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया ए में जॉन लॉरेंस, बी में लॉर्ड डलहौजी, सी में लॉर्ड मेयो और डी विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स जॉन लॉरेंस के द्वारा ये काउंसिल को शिफ्ट किया गया था शिमला में और समर सीजन के लिए, मतलब मेनली गर्मी के दिनों के लिए वो शिफ्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक बार पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इट्स फॉर्मेटिव फेज, मतलब इनमें से कौन थे जो कि जिनके द्वारा ये कोर लीडरशिप नहीं किया गया था, मतलब उस टाइम जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये चलाया जा रहा था उस टाइम इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में क्वामे नक्रुमा, बी में दिया गया गमाल अब्देल नासिर और सी में दिया गया जवाहरलाल नेहरू और डी में फिडेल कैस्ट्रो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स फिडेल कैस्ट्रो के द्वारा ये पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो जिस टाइम मतलब इसको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, उस टाइम ये नहीं पार्टिसिपेट नहीं किए थे। हालांकि बाद में ये जुड़े थे और थोड़ा बहुत फॉर्मेटिव चेंजेस इनके द्वारा किया गया था। तो ये दिया गया है जो फिडेल कैस्ट्रो जो है वाज नॉट द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इसके जो की लीडर्स थे जो मतलब इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाउंड किए थे वो कौन कौन थे ये जान लेते हैं। बुंगडुंग कॉन्फ्रेंस इन 1955 में ये करवाया गया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे और ये सुकरानो ऑफ इंडोनेशिया से थे और गमाल अब्देल नासिर ये इजिप्ट के थे और क्वामे नक्रुमा ये घाना से और टिटो ऑफ युगोस्लाविया इन सभी के द्वारा ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ये बनाया गया था। मतलब इसका मतलब ये था कि मतलब ये जितने भी देश इसमें शामिल थे वो किसी के प्रति मतलब युद्ध नहीं करते, ये न्यूट्रल रहते थे, ये इसका मेन मकसद था। अब नेक्स्ट जानते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, इसको जान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है आर्टिकल 51 का, जिसमें दिया गया है फर्स्ट में प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये तो पार्ट है। बी में मेंटेन जस्ट एंड हार्मनी रिलेशन बिटवीन द नेशन, ये भी इसका पार्ट है। और सी में दिया गया यूज ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये तो गलत है, ये पार्ट नहीं है। और डी में दिया गया इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये भी पार्ट है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका नॉट करेक्ट, मतलब ये नहीं है आर्टिकल नंबर 51 में। तो ये देख लें, इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों यूपीएससी सीडीएस के द्वारा जो भी क्वेश्चन बनाए गए थे और जिसका एग्ज़ाम 16 अप्रैल को हुआ था, उसको मैंने पूरा लगभग मैंने सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर किया हूँ।
हालांकि 1-2 क्वेश्चंस छूट गए हैं जो कि मुझे खुद नहीं प्राप्त हुए थे वो क्वेश्चन, तो इसीलिए वो छूटे हैं, लेकिन वो भी नहीं छूटते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, और जो लोग अभी तक इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, इस तरह का लोगो लगा हुआ रहेगा इंडियन जीएस का, उसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए होंगे तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको इसी तरह रेगुलर अपडेट वीडियोस के मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।